हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले विजन आईएएस पीटी 365 का जो अपडेटेड वाला पार्ट 1 आया था फरवरी से लेकर अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर जिसमें कवर किया हुआ है, उसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में टोटल जो टॉपिक्स हैं वो कितने हैं? 9 टॉपिक्स हैं। एक सेकेंड वेट, टोटल 9 टॉपिक्स है। पहला जो है इंडिया एंड पर्शियन गल्फ रीजन के बारे में, स्वेज कैनाल के बारे में। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव एंड द प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। एक्स्ट्राडिशन क्या है? ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या है? न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपन्स। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में रही है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो है अभी नहीं आया, एक सेकेंड वेट। ये रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक। ये है इंडिया एंड पर्शियन गल्फ रीजन के बारे में। तो ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली अभी क्या किया है, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है पहली बार डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज। ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज जो है वो पर्शियन गल्फ रीजन में होती है और इसको किसने होस्ट किया है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने होल्ड किया है। अब इंडिया की एयरफोर्स का इसमें पार्टिसिपेशन है, इसका क्या मतलब है? ये इंडिकेट करता है कि इंडिया की जो मिलिट्री है, मिलिट्री टाइज है, वो पर्शियन गल्फ के साथ क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। समझ में आया? इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, जिसको होस्ट कौन कर रहा है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर रहा है। ये क्या शो करता है कि इंडिया की जो मिलिट्री टाइज है वो पर्शियन गल्फ रीजन के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब पर्शियन गल्फ रीजन क्या है? देखो, आपने पर्शियन गल्फ वेस्ट एशिया का मैप देखा होगा तो आपको पता होगा, ये रहा हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये रहा कतर, ये रहा बाहरीन, इधर रहा सऊदी अरेबिया, ये है कुवैत सिटी, फिर है इराक, ईरान, और यहाँ पे आगे जाके इधर कहीं इंडिया आता है। ठीक है, और ये रहा ओमान, और यहाँ पे आता है यमन, इधर आता है। ठीक है, अब ये जो रीजन है ईरान और ये सऊदी अरेबिया की, ये सारी कंट्रीज के बीच में ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ, और इधर आता है गल्फ ऑफ ओमान। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है वो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। अगर आपने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया तो स्ट्रेट मतलब होता है ऐसी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। तो दो बड़ी वाटर बॉडीज कौन सी कनेक्ट हो रही है? इधर गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो, पर्शियन गल्फ रीजन में टोटल कितनी कंट्रीज आती है? 8 कंट्री आती हैं। देखो कैसे आती हैं। एक है ईरान, इराक, कुवैत, बाहरेन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करती हैं। ओके, नेक्स्ट है द पर्शियन गल्फ। जो पर्शियन गल्फ है और इसके जो कोस्टल एरिया है पूरा, ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ पेट्रोलियम है। 50% वर्ल्ड का जो ऑयल रिजर्व है वो इसी एरिया में मिलता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी इस रीजन को डोमिनेट करती है। अब देखो, ऑयल मिलता है तो ऑयल से रिलेटेड क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज होंगी वो वहीं डेवलप होंगी। सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड जो है वो है सफानिया ऑयल फील्ड। कौन सी है? सफानिया ऑयल फील्ड, ये याद रखिएगा। सफानिया ऑयल फील्ड जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड है, और ये कहाँ पे लोकेट करती है? तो ये लोकेट करती है पर्शियन गल्फ में। ठीक है, पर्शियन गल्फ के पास बहुत सारे फिशिंग ग्राउंड्स हैं, कोरल रीफ्स हैं और बहुत सारे पर्ल ऑयस्टर्स हैं। लेकिन इसकी जो इकोलॉजी है वो डैमेज हो चुकी है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑयल स्पिल बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? उसके बाद जो पर्शियन गल्फ है वो एक बैटल फील्ड भी रहा है। अभी भी आपको पता हो कि आइसिस वॉर हुआ था। ठीक है, उसमें भी इंडिया और ये ईरान और इराक जो है वो काफी टाइम तक क्या रहे थे? बैटल फील्ड रहे थे, 1980 से लेके 1988 तक। और 1991 में गल्फ वॉर हुआ था। ठीक है, जब इराक ने इन्वेजन किया था कुवैत सिटी का।
अब इंडिया का हिस्टोरिकल कनेक्शन क्या है गल्फ से, तो देखो जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का कनेक्शन था पर्शियन गल्फ से। ठीक है, वहां पे ये लोग क्या करते थे, वहां पे बहुत ट्रेड किया करते थे वहां के लोगों के साथ। तो आज से 5000 साल पहले से ट्रेडिंग हो रही है एंशिएंट सिविलाइजेशन इंडस वैली के टाइम से, और ये प्रेजेंट डे बहरीन के साथ लिंक करता है। इंडियन रुपीस जो है वो लीगल टेंडर है कहाँ कहाँ पे, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और यूएई में भी। ठीक है, कुवैत, ये जो छोटी सिटीज है ना सारी, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान, इन सारी सिटीज के साथ हमारे यहाँ पे इंडियन रुपीस जो है वो लीगल टेंडर है। जो अभी क्या है, गल्फ जो है इंटीग्रल पार्ट बन चुका है इंडिया एक्सटेंडेड नेबरहुड। अब इंडिया का यहाँ कहीं इंडिया है, इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड में ये एक इंटीग्रल पार्ट है। ज्योग्राफिकल और एज वेल एज एरिया एक्सपांडेड इंटरेस्ट ऑफ ग्रोइंग इंडियन इन्फ्लुएंस, इंडिया का इन्फ्लुएंस काफी इंक्रीज हो रहा है पर्शियन गल्फ में। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है पर्शियन गल्फ रीजन की इंडिया में, तो देखो इंडिया का जो रिलेशन है पर्शियन गल्फ कंट्रीज के साथ वो एक्सेप्शनली सिग्निफिकेंट है एंशिएंट टाइम से। ठीक है, कैसे, 3 E's के बेसिस पे हमारा जो रिलेशन है वो बना है। एक तो है एनर्जी, इकोनॉमी और एक्सपेट्रिएट्स, ये 3 E's जो है इसके वजह से हमारी इंडिया जो है वो पर्शियन गल्फ के साथ रिलेशन में है। अब इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है हमारी पर्शियन गल्फ के साथ, ट्रेड रिलेशन है हमारे। इंडिया का जो इंडिया और गल्फ का जो ट्रेड है वो 2019-20 में वो कितना था, 19% ऑफ इंडिया ग्लोबल ट्रेड। इंडिया ने पूरे ग्लोबल में जितना ट्रेड किया था उसका सिर्फ 19% उसने सिर्फ गल्फ रीजन से ही कर लिया था। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया के 3rd और 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कौन सा है, 3rd नंबर का है, और सऊदी अरेबिया 4th नंबर का है। यूएई जो है वो टॉप 10 सोर्सेज में आता है एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है इंडिया में, उसमें टॉप 10 सोर्सेज में आता है हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट। मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट काफी एफडीआई करता है हमारे इंडिया में। ट्रेड जो है वो कैसे डोमिनेट होता है, हमारे यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस वहां से पर्शियन गल्फ से। और इंडिया मेनली एक्सपोर्ट क्या करता है, फिनिश्ड प्रीशियस स्टोन एंड ज्वेलरी आइटम्स को, मिनरल फ्यूल्स को, रिफाइंड ऑयल्स को, इन सबको क्या कर, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को गल्फ कंट्रीज को सेंड करता है। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, इंडिया और अदर कंट्रीज जो है वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बोथ इंडिया एज वेल एज इन दी गल्फ। Saudi Arabia and Abu Dhabi signed an agreement to jointly develop and largest refinery in the world in रत्नागिरी महाराष्ट्र। अब सऊदी अरेबिया और अबू धाबी ने दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे वो लार्जेस्ट रिफाइनरी जो है वर्ल्ड की वो बनाएंगे कहाँ पर, रत्नागिरी महाराष्ट्र। रत्नागिरी की एक और चीज फेमस है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी चीज फेमस है। अब एनर्जी सिक्योरिटी, तो 53% इंडिया का ऑयल इंपोर्ट और 41% गैस इंपोर्ट जो है वो किस रीजन से आता है, गल्फ रीजन से आता है। याद रखिए 51% और सॉरी 53% और 41% ये कहाँ से आएगा, गल्फ रीजन से आता है। रेमिटेंस क्या मिलता है, देखो रेमिटेंस क्या होता है आपको पता हो, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता देती हूँ। रेमिटेंस मतलब होता है अगर आपकी इंडिया के इंडियंस हैं किसी बाहर कंट्री में जाके वर्क कर रहे हैं और वहां से जो पैसा अपने पेरेंट्स को या किसी को भी इंडिया भेजते हैं किसी भी थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। तो अराउंड 9 मिलियन मतलब 90 लाख इंडियंस जो है वो कहाँ पे रहते हैं, पर्शियन गल्फ रीजन में रहते हैं। कितना रेमिटेंस भेजते हैं इंडिया में, 40 to 50 बिलियन। 40 to 50 बिलियन जो रेमिटेंस है वो इंडिया में आता है, जो 2% है इंडिया की जीडीपी का। इतना सारा रेमिटेंस हमको सिर्फ इस गल्फ रीजन से आता है। और 2/3 पार्ट जो है वो है टोटल रेमिटेंस ऑफ द कंट्री। मतलब कि जैसे देखो 3 अगर 3 रुपीज आते हैं तो उसमें से 2 रुपीज जो है वो सिर्फ हमारे गल्फ कंट्रीज से आते हैं, बाकी 1 रुपीज अदर कंट्रीज से आते हैं। इसका मतलब होता है रेमिटेंस। तो 2/3 पार्ट जो है वो कहाँ से आता है, गल्फ रीजन से आता है। इंडिया इज देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इंडिया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द 4 कंट्रीज इन द गल्फ, नेमली ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इंडिया क्या करता है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई हुई है 4 गल्फ कंट्रीज के साथ। कौन कौन सी है वो कंट्रीज, ईरान है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है सिंस 2003।
और ये कौन से इशू के ऊपर बात करते हैं, तो काउंटर टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एंटी पायरेसी। ठीक है, इन सब के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है और इन सारे इशू के ऊपर डिस्कस कर चुका है इंडिया अभी तक। काउंटर टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एंटी पायरेसी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वेज कैनाल। कौन सा है, स्वेज कैनाल। अभी एक क्यों न्यूज में रहा था, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, ये न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कंटेनर शिप है जिसका नाम है एवर गिवन, क्या नाम है, एवर गिवन, उसने क्या कर दिया था, स्विस कैनाल को ब्लॉक कर दिया था। जबकि स्विस कैनाल जो है बिजीएस्ट मैरीटाइम ट्रेड कॉरिडोर है वर्ल्ड का। तो एवर गिवन नाम के शिप ने स्विस कैनाल को ब्लॉक कर दिया था, जो कि वर्ल्ड का बिजीएस्ट मैरीटाइम ट्रेड कॉरिडोर है। इस वजह से स्विस कैनाल जो है वो न्यूज में रहा था। देखो, पहले आप इसकी लोकेशन देख लो, ये रहा स्विस कैनाल। ठीक है, एक सेकेंड, ये है स्विस कैनाल। ये क्या करता है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी यूरोप की कंट्रीज है उस वो डायरेक्टली इस स्विस कैनाल के होते हुए वेस्ट एशिया में एंटर कर सकती है और यहाँ से इंडिया, चाइना और बाकी की जो ईस्टर्न कंट्रीज है वहां जा सकती है। अगर ये नहीं होता तो जो मेडिटेरेनियन सी वाले जितने भी शिप्स होते उनको यहाँ से ऐसे घूमते हुए इधर आना पड़ता। और यहाँ पे क्या है, हमारा पूरा अफ्रीका है। अगर आपको, आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे ये पूरा जो है वो अफ्रीका का मैप है और यहाँ पे आता है केप ऑफ गुड होप। तो जब इंडिया में वास्को डिगामा आए थे तब वो इसी रूट से आए थे और ये बहुत लंबा रूट है। और जब इस स्विस कैनाल का इन्वेंशन हो गया था उसके वजह से ये रूट बहुत छोटा हो गया था, तो ट्रेड काफी फ्लरिश हुआ इसकी वजह से। तो मेडिटेरेनियन सी से ऐसा अफ्रीका को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो यहाँ पहुंचेंगे। तो ये अफ्रीका वाला पार्ट है, इसको क्रॉस करके आना पड़ेगा। यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है और अगर स्विस कैनाल है तो ये यहाँ से डायरेक्टली इतना ही रूट फॉलो करके वो यहाँ आ सकते हैं। समझ में आया इतना? तो देखो, एक सेकेंड में इसको इरेज कर दूं, समझ में नहीं आएगा, वेट अ सेकेंड। ओके, तो देखो, अब स्विस कैनाल और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। स्विस कैनाल जो है वो 193 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल, एक सेकेंड, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है इन द इजिप्ट। ये इजिप्ट है। ठीक है, इजिप्ट में ही ये इजिप्ट है, यहाँ पे ये वाटरवे है। ठीक है, ये 193 किलोमीटर लॉन्ग है जो क्या करता है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। क्या करता है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। जो मैंने यहाँ बताया ना, ये मेडिटेरेनियन सी है और ये रेड सी है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और ये डायरेक्ट शिपिंग देता है बिटवीन यूरोप एंड एशिया। इसके वजह से डायरेक्ट शिपिंग हो सकती है यूरोप और एशिया के बीच में। ठीक है, नहीं तो उसको अफ्रीका को क्रॉस करके एशिया पहुंचना पड़ता। और ये क्या, सरकम नेविगेट करने वाला जो पाथ है उसको एलिमिनेट कर देती है। और क्रूशियल, ये जो स्वेज कैनाल है एक क्रूशियल लिंक प्रोवाइड करती है फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैसेस एंड द कार्गो बीइंग शिप्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, एंड अबाउट 10% ऑफ द ऑल ग्लोबल ट्रेड। अब ये जो स्वेज कैनाल है ये क्या करती है, मेनली एक लिंक प्रोवाइड करेगी किसके बीच में, हमको ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड कार्गो शिपमेंट करना है। ईस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, देखो आपको वर्ल्ड मैप का पता होगा, या ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। यहाँ हमारी जो कंट्री आती है वो ईस्ट में आती है, तो यूएसए, अफ्रीका, ये हमारे वेस्ट वाले पार्ट में आती है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर। तो जो सारा 10% ऑल, जो पूरा ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 10% जो होता है वो इसी रूट से जाता है। और ये कितने का होता है, अमाउंटिंग $10 बिलियन का ये जो ट्रेड होता है, गुड्स एवरी डे फ्लोज थ्रू दी स्वेज कैनाल। हर दिन स्वेज कैनाल से कितना गुड्स ट्रैवल करता है, $10 बिलियन का गुड ट्रैवल करता है। अमंग अदर गुड्स 54.1 मिलियन टन जो होते हैं वो सीरियल्स होते हैं, 53.5 मिलियन जो होते हैं वो ओर्स होते हैं एंड मेटल्स होते हैं, एंड 35.4 मिलियन टन जो होता है वो कोल एंड कोक होता है। ठीक है, जो स्वेज कैनाल से पास हुआ था। कैनाल में कोई लॉक्स नहीं है, सो इट कैन इवन हैंडल एयरक्राफ्ट कैरियर। Canal has no lock, so it can even handle aircraft carriers, which is very important for the security reasons. ठीक है, इसमें कोई लॉक नहीं है, इस वजह से यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए रखे जा सकते हैं। अब स्विस वॉर हुआ था 1956 में। इजिप्ट जब बैंक करप्ट हो गया था, इजिप्ट बैंक करप्ट इन 19th सेंचुरी,
तब उसने, वो क्यों बैंकरप्ट हो गया था, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्राई कर रहा था। इसके वजह से जो इजिप्ट के गवर्नर थे, उनको कुछ शेयर होल्ड जो थे इस कंपनी के, स्वेज कैनाल को जो कंपनी मैनेज करती थी, उसके जो कुछ शेयर थे वो किसको बेचने पड़ गए थे, ब्रिटिशर्स को बेचने पड़ गए थे। इसलिए सिंस 1875 से जो कंट्रोल था स्वेज कैनाल का, वो किसके पास आ गया था, फ्रांस एंड ब्रिटेन के पास आ गया था। और याद हो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो 1875 के टाइम ही ब्रिटेन और फ्रांस का बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा था, उसी टाइम पे कॉलोनाइजेशन हो रहा था, ब्रिटेन काफी लीड कर रहा था। इसके वजह से इजिप्ट को भी उन्होंने कॉलोनाइज्ड कर लिया था, किसने, ब्रिटेन ने, ठीक है। और इसके बाद इजिप्ट को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1922 में मिली थी। लेकिन ब्रिटिश ट्रूप का कंट्रोल अभी भी था कैनाल के ऊपर, मतलब उन्होंने कैनाल को छोड़ा नहीं था। ब्रिटिश को इंडिपेंडेंट, सॉरी, इजिप्ट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन वो छोड़ा नहीं था उन्होंने। अब ये जो क्राइसिस, इसके वजह से क्राइसिस स्टार्ट हुआ 1956 में, जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने कैनाल को नेशनलाइज करने की बात की, जब ब्रिटिश ने ऑलरेडी डिपार्ट कर लिया था। He took other steps that were deemed security threats, और उन्होंने और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इजराइल से थ्रेट है, और वेस्ट, उसके इजराइल के जो वेस्टर्न एलाइज है उसके वजह से थ्रेट है। इसके वजह से जब उन्होंने सिक्योरिटी के स्टेप्स लिए तो मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ। किसने किया मिलिट्री इंटरवेंशन, इजरायली, ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस ने किया, ठीक है। अब क्राइसिस जो था वो उसने कैनाल को क्लोज कर दिया। इसके वजह से जो रिस्क था ऑफ एंटेंगलिंग द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट, ये जो कैनाल क्लोज हो गई थी उसके वजह से बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ गया था, और उसके वजह से सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में और ज्यादा एंटेंगल हो गया, मतलब और झगड़े होने लग गए थे। फिर क्राइसिस जैसे तैसे एंड हुआ। 1957 में एक एग्रीमेंट हुआ, यूनाइटेड नेशन ने एक एग्रीमेंट कराया, जिसके थ्रू यूनाइटेड नेशन ने अपनी सबसे पहली जो पीस कीपिंग फोर्स थी वो कहाँ पर भेजी, स्वेज कैनाल वाले एरिया में भेजी, और उसको पीस मेंटेन करने के लिए वहां पे भेजा गया था। और आउटकम ये हुआ कि जो ट्रिम्फ था इजिप्टियन नेशनलिज्म का, वो आ गया सामने, बट जो लिगेसी थी वो अंडर करंट इन द कोल्ड वॉर। और ये सब कुछ जब हो रहा था वो कब हुआ था, कोल्ड एरा के टाइम पे हुआ था। आपको याद हो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद पूरा वर्ल्ड जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, मतलब कि रशिया वाले पार्ट में। तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर होता था। तो जितने भी मून मिशन लॉन्च हुए और सैटेलाइट लॉन्च हुई, ये सब किसका आउटकम है, कोल्ड वॉर का। क्योंकि सोवियत जो करता था, यूएसए भी वो करने की कोशिश करता था, यूएसए कुछ नया लॉन्च करता था तो सोवियत करता था। तो ऐसे इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलती रहती थी। तो ये जो स्वेज कैनाल थी वो किस टाइम पे आई थी, कोल्ड वॉर के टाइम पे आई थी, 1957 के टाइम पे आई थी। मैं आपको देखो एक बार मैप और बता दूं, आपको क्लियर हो जाए। ये देखो, यहाँ पे होता है मेडिटेरेनियन सी, और ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये रेड सी है। आज स्वेज कैनाल के होने की वजह से हम डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ जा सकते हैं, इंडिया पहुंच सकते हैं या चाइना पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ये स्वेज कैनाल को बंद कर दिया जाए तो फिर कहाँ से आना पड़ेगा, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके अफ्रीका होते हुए हम लोगों को इधर वाले एरिया में, ईस्ट वाले एरिया में हमको जाना पड़ेगा। तो ये रूट जो है वो काफी लंबा पड़ता है। समझ में आया इतना? चलिए नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव एंड द प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट पार्टनरशिप। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये न्यूज में क्यों रहा था? रिसेंटली यूके ने अनाउंस किया है टू अप्लाई फॉर ज्वाइनिंग अ सीपीटीपीपी फॉर अ फ्री ट्रेड ब्लॉक ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्रीज। मतलब कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसने अनाउंस किया है कि वो सीपीटीपीपी को ज्वाइन करना चाहता है। सीपीटीपीपी मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक मतलब एशिया एंड पैसिफिक पार्टनरशिप, ये है पैसिफिक रीजन, ये है एशिया रीजन। ये जो दोनों कंट्रीज हैं इनकी बीच में ट्रेड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए यूके ने बोला है, ठीक है। अब ये है क्या, सीपीटीपीपी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन द 11 कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ये 11 कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। कौन कौन सी 11 कंट्रीज है, तो है कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली। ये बॉर्डर कंट्रीज हो गई 4। उसके अलावा ये देखो, जापान, वियतनाम, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये 6 कंट्री इधर हो गई। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 मलेशिया एंड सिंगापुर भी है, ठीक है। टोटल 11 कंट्रीज है, इन सब के बीच में क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। सीपीटीपीपी को पहले बोलते थे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बोलते थे, लेकिन यूएस ने जब इससे विड्रॉल कर लिया, यहाँ पे आता है यूएस ने इससे विड्रॉल कर लिया। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे उन्होंने बहुत सारी जगह से विड्रॉल किया, तो उसमें से एक ट्रांस पैसिफिक भी था। इसके बाद इसको क्या बोल दिया गया, इसका रीनेम करके सीपीटीपीपी रख दिया, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फ्रॉम ट्रांस पैसिफिक रीजन। इसके फीचर्स क्या है, एम्बिशियस मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स इन द ट्रेड। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स के लिए, जैसे गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेबर मोबिलिटी के लिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेबर जा सकती है, और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करने के लिए। ये ऑल्सो कवर करता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड द लेबर राइट्स। ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रेड करना है लेकिन एनवायरमेंट और लेबर राइट्स का भी ध्यान रखना है। तो बेनिफिट्स क्या है इसके, ये तो पहली बात तो ये टैरिफ रिमूव कर देता है। एस्टिमेटेड 95% of the goods traded between CPTPP members and will provide greater market access। पूरा टैरिफ जो है उसको रिमूव कर देता है 95% ऑफ गुड्स पे, बिटवीन सीटीपी जितने भी ये 11 मेंबर्स हैं उनके बीच में, और ग्रेट मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया जाके पेरू के साथ कुछ भी खरीद सकती है, उनको इजी फ्री ट्रेड होगा, इन दोनों के बीच में कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और इजियर रूल ऑफ ओरिजिन क्राइटेरिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सिंपल रूल ऑफ ओरिजिन क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किए हैं। फ्री क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो को अलाउड करती है, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो हो सकता है फ्री में, और रिमूव करती है लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को। फिर साथ में प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स हैं टू हेल्प स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उनके लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं। सिंपल, इफेक्टिव, क्लियर एंड प्रेडिक्टेबल कस्टम प्रोसीजर है, ठीक है। सिंपल प्रोसीजर है जिसके वजह से प्रोसेसिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है बॉर्डर पर, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर रखेंगे, कस्टम प्रोसीजर मतलब बॉर्डर क्रॉस होने के लिए प्रोसीजर ज्यादा टाइट रखेंगे, तो लाइन में ज्यादा खड़ा होना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा क्रॉस बॉर्डर होने में, तो उसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम जो है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। और ये क्या करता है, प्रेडिक्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और एलिमिनेट करता है बहुत सारे बैरियर को, क्योंकि ये बहुत सिंपल कर दिया है तो बैरियर्स तो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जो भी बॉर्डर पे बैरियर्स आते हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे, सच एज कोटा, लेबर मार्केट टेस्ट, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 11 कंट्रीज के बीच में होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स्ट्राडिशन। देखो ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि रिसेंटली यूके कोर्ट ने बोला है कि वो नीरव मोदी जो है उनको एक्स्ट्राडीट कर देंगे इंडिया में। नीरव मोदी कौन होगा वो तो आपको पता ही होगा। मोदी जो था उन्होंने एक बैंक लोन फ्रॉड केस किया था। कितने करोड़ का, 13,500 करोड़ का बैंक लोन फ्रॉड केस किया था, मतलब बैंक से लोन लेके यूके में चला गया था। अब इंडिया में उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, तो इंडिया ने यूके को बोला है कि आप नीरव मोदी को हमको वापस कर दो और हम उसके ऊपर चार्जेस लगाएंगे। तो यूके ने डिसाइड किया है कि वो नीरव मोदी को इंडिया को एक्स्ट्राडीट कर देंगे, मतलब इंडिया को दे देंगे, ठीक है। अब जो नीरव मोदी थे वो फ्यूजिटिव ज्वेलर थे नीरव मोदी। इनको कौन इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहा है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 13,500 करोड़ का बैंक लोन फ्रॉड केस किया है। अब यूके क्यों उसको इंडिया में भेज रहे हैं, क्योंकि इंडिया और यूके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में है जो 1992 में साइन की गई थी, ठीक है। अब एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, देखो एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, एक्स्ट्राडिशन इज द डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ वन स्टेट ऑफ अनदर दोज whom it is desired to deal with the crimes of which they have been accused or convicted। एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है उस इंसान को दूसरी कंट्री में उस कंट्री में भेज देना जो चाहता है कि उसके क्राइम के साथ डील करे, जब वो वहां के लिए एक्यूज, जैसे नीरव मोदी है, उन्होंने इंडिया में फ्रॉड किया तो इंडिया उसके साथ डील करना चाहता है, तो यूके क्या करेगा, उस इंसान को इंडिया में एक्स्ट्राडीट करेगा, मतलब इंडिया को एक्सपोर्ट कर देगा या इंडिया में डिलीवर कर देगा, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्राडिशन, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन जो होता है वो रिक्वेस्ट होता है फॉर एन एक्यूज कैन बी इनिशिएटेड इन द केस ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ट्रायल एंड द कन्विक्टेड क्रिमिनल। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, एक रिक्वेस्ट होती है एक्यूज्ड पर्सन के लिए। ये कब की जा सकती है, जब जो केस चल रहा है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है या अंडर ट्रायल है या कन्विक्टेड क्रिमिनल्स है उनके ऊपर। फिर एक्स्ट्राडिशन एक्ट आता है 1962 को।
ये क्या प्रोवाइड करता है? इंडिया लेजिस्लेटिव बेसिस फॉर द एक्स्ट्राडिशन। इंडिया में क्या लेजिस्लेटिव बेसिस है एक्स्ट्राडिशन का, वो हमको बताता है एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। समझ में आया इतना? नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज। 1962 का एक्ट जो है वो डिफाइन करता है एक्स्ट्राडिटी ट्रीटी को एज एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट जो इंडिया ने किया था किसके साथ? फॉरेन स्टेट के साथ, ठीक है। रिलेटेड टू द एक्स्ट्राडिशन ऑफ द फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स। जो फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स है उनके लिए इंडिया एंड फॉरेन स्टेट के बीच में एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट हुआ था, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन एक्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो भी क्रिमिनल्स 15 अगस्त 1947 के बाद जितने भी फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स हैं वो इंडिया को वापस करेंगे और इंडिया भी उनको वापस करेगा अगर वो सारे क्राइम करके आए हैं। मोस्ट ऑफ देम सीम टू एम्बॉडी एटलीस्ट 5 प्रिंसिपल। Extradition applies only with respect to the offense clearly stipulated in such a treaty. Should be offense under the national laws of extradition, requested country must be satisfied there is prima facie case, and extradition person must be processed against only against the offences. He must be accorded a fair trial. इसमें 5 प्रिंसिपल होते हैं। पहला है एक्स्ट्राडिशन सिर्फ ऑफेंस क्लियरली मेंशन करना होता है अंडर नेशनल लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन, ठीक है। कंट्री सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसका ही केस है ये, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्राडिशन जो जिस पर्सन को किया जाए उसके ऊपर ऑफेंस लगाना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद उसको फेयर ट्रायल देना है हमको जिसका हमने एक्स्ट्राडिट किया है। नोडल अथॉरिटी क्या एक्स्ट्राडिशन की? कंसुलर है, ठीक है। पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। ये 3 नोडल एजेंसी है। हु कैन मेक अ रिक्वेस्ट, विच कंट्री कैन इंडिया मेक एन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट? किसको कर सकते हैं? कैन ओनली बी मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही जो है वो एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। एक्स्ट्राडिशन इज नॉट अवेलेबल एट द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द पब्लिक। पब्लिक मेंबर की रिक्वेस्ट पे एक्स्ट्राडिशन अलाउड नहीं होता है। एक्स्ट्राडिशन सिर्फ कौन कर सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही कर सकती है। अर्जेंसी के केस में इंडिया रिक्वेस्ट कर सकती है प्रोविजनल अरेस्ट ऑफ द फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव के प्रोविजनल अरेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है पेंडिंग प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट। इंडियन नेशनल जो इंडिया में वापस आ गए आफ्टर कमिटिंग ऑफेंस इन द वेस्ट एशिया एंड कंट्रीज आर नॉट एक्स्ट्राडिटेड टू दोज कंट्री। अगर कोई इंडियन नेशनल जो वेस्ट कंट्रीज या वेस्ट एशिया कंट्रीज में अगर कोई क्राइम करके इंडिया आ जाता है तो हाँ इंडिया वाले उसको एक्स्ट्राडीट नहीं करेंगे। कहाँ पर? वेस्ट एशिया में, ठीक है। ये इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग एक्स्ट्राडिशन ऑफ इंडियन नेशनल्स टू फॉलोइंग कंट्रीज इज बैड। बहुत सारे एक्स्ट्राडिशन बैड है जहाँ पे नहीं कर सकते, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूएई, बुल्गारिया, कुवैत, रशिया, टर्की, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, इनमें एक्स्ट्राडीट नहीं किया जा सकता। ना ही यहाँ पे किया जा सकता सऊदी अरेबिया, बहरीन, बेलारूस, हांगकांग, साउथ कोरिया, मंगोलिया एंड नेपाल। बाहर टू एक्स्ट्राडिशन। अब एक्स्ट्राडिशन के ऊपर क्या क्या बाहर है देखो। पहले तो कोई ट्रीटी नहीं होगी। अगर कोई ट्रीटी नहीं है तो कोई भी स्टेट जो है वो ऑब्लिगेट नहीं है एक्स्ट्राडीट करने के लिए, ठीक है। नो ट्रीटी क्राइम एक्स्ट्राडिशन जनरली लिमिटेड टू क्राइम आइडेंटिफाइड इन द ट्रीटी। एक्स्ट्राडिशन तभी किया जाएगा जो क्राइम आइडेंटिफाई किया गया है ट्रीटी में उसके अकॉर्डिंग। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑफेंसेस एक्स्ट्राडिशन में बी डिनाइड फॉर प्योरली मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑफेंसेस। जो एक्स्ट्राडिशन है उसको डिनाई किया जा सकता है अगर वो प्योरली मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑफेंस है। टेररिस्ट ऑफेंस एंड द वायलेंट क्राइम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल ऑफेंसेस। जो टेररिस्ट ऑफेंस होते हैं या वायलेंट क्राइम्स होते हैं ना वो पॉलिटिकल ऑफेंस की डेफिनेशन में नहीं आते। वांट ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। डुअल क्रिमिनलिटी कब एग्जिस्ट करती है? जब ऑफेंस अमाउंट्स टू अ क्रिमिनल ऑफेंस इन बोथ इंडिया एंड द फॉरेन कंट्री। मतलब ऐसा क्राइम जो इंडिया में भी किया है और फॉरेन कंट्री में भी किया है तो उसको क्या बोलेंगे? डुअल क्रिमिनलिटी बोलेंगे। प्रोसीजरल कंसिडरेशन में क्या होगा? एक्स्ट्राडिशन में बी डिनाइड व्हेन ड्यू प्रोसेस एज रिक्वायर्ड बाय द 1960 एक्ट इज नॉट अलाउड, ठीक है। प्रोसीजरल कंसिडरेशन होगा इसमें। एक्स्ट्राडिशन समझ में आया? इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए बस यूके के कोर्ट ने परमिशन दे दी है नीरव मोदी को एक्स्ट्राडिट करने के लिए। और एक्स्ट्राडिशन मतलब डिलीवर करना उस जगह पे जहां पे उस एक्यूज को कन्विक्टेड करने की डिमांड रखी जा रही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट।
देखो, ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने मीडिएट किया है इनडायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन यूएसए एंड ईरान। देखो, आपको पता हो तो यूएसए ने क्या किया, ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा दिए थे। इस वजह से यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने मीडिएट किया है इनडायरेक्ट नेगोशिएशन। मतलब यूरोपियन यूनियन मीडिएट कर रहा है और इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस करवा रहा है बिटवीन यूएसए एंड ईरान। द होप्स ऑन द रिवाइवल ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील विद द पॉसिबल यूएसए री एंट्री हैज रीच्ड अ न्यू हाई। ये होप रखे कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसको रिवाइव किया जा सके और यूएस की वापस से री एंट्री की जाए, जिससे नई हाइट पे पहुंचा जा सके। ठीक है, क्योंकि यूएसए और ईरान के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, इस वजह से यूएसए ने और ज्यादा सैंक्शन बना दिए। और जबकि ईरान ने ऐसा कुछ गलत किया नहीं था, तो ईरान को गुस्सा आया तो उसने वापस और ज्यादा एनरिचमेंट करना स्टार्ट किया। इस वजह से यूरोपियन यूनियन को मीडिएट करना पड़ा नेगोशिएशन करने के लिए, इस सोच के कि ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव किया जा सके। अब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या था? ईरान ने 1950s में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था यूएसए के साथ, हेल्प अंडर द एटम्स फॉर द पीस इनिशिएटिव। एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव के अंदर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1950s में यूएसए के साथ। ईरान ने एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की थी 1968 में, और 62 ओरिजिनल सिग्नेटरी थे, और इसको रेटिफाइड किया था 1970s में। बट 2005 में क्या हुआ, ईरान ने IAEA फाउंड ईरान इन नॉन कंप्लायंस टू द NPT सेफगार्ड एग्रीमेंट। IAEA को क्या लगा कि ईरान जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सेफगार्ड एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, और इस वजह से न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस लगा दिए गए ईरान के ऊपर बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएन के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, क्योंकि उसको लगा कि वो NPT का फॉलो नहीं कर रहा है। आफ्टर ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन 2015 में ईरान एग्री हो गया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्ब करेगा, और इसके बदले में क्या करेंगे, उसके सैंक्शन से उसको रिलीफ दिया जाएगा। 2015 में ये ईरान ने बोला। ठीक है, ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कर्ब करने का बोला, और इसके बदले में ये बोला कि आपने जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए आप उनको रिलीफ करो। अब यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस क्या होता है? देखो, U235 एटम जो होता है ना, यूरेनियम 235 एटम को के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना बाय रिमूविंग U238। इसका मतलब होता है मींस इट कैन बी यूज फॉर न्यूक्लियर फ्यूल और बॉम्ब। देखो, जितना ज्यादा, देखो हमको जो रॉ यूरेनियम मिलता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक U235 होता है, एक U235 होता है, एक U238 होता है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन हमको इंक्रीज करना है, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करना है। इसका जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा वो उतना ज्यादा वेपन बनाने के लिए यूज आएगा। तो नेचुरल यूरेनियम जो होता है उसके अंदर 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है, बाकी का सारा जो होता है वो यूरेनियम 238 होता है। अब हम बोलते हैं ना एनरिचमेंट करना, लो एनरिच्ड यूरेनियम कौन सा होता है? जो फ्यूल के लिए यूज होता है कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ठीक है, उसमें कितना परसेंट U235 होता है? तो 5% ओनली होता है, मतलब 5 जो है वो U235 हो गए। और ईरान के पास तो सिर्फ कितना कर रहा था, 3.67% कर रहा है, मतलब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए एनरिचमेंट कर रहा था। फिर हाई एनरिच्ड मतलब फ्यूल फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिसर्च होता है ना उसके रिएक्टर के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है उसमें ज्यादा एनरिचमेंट की जरूरत होती है। उसमें कितना परसेंट चाहिए होता है? 20% चाहिए होता है। और जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए चाहिए होता है यूरेनियम एनरिचमेंट, वो चाहिए होता है 90% U235। ठीक है, इससे जब इतना एनरिच हो जाएगा यूरेनियम तो उससे हम क्या बना सकते हैं? वेपन बना सकते हैं। अब व्हाट इज ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट? ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट को ऑल्सो हम क्या बोलते हैं? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। आपने न्यूज में सुना होगा, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है वो एक अकॉर्ड साइन किया गया है किसके बीच में? ईरान एंड P5+1 कंपनीज कंट्रीज के बीच में। P5+1 मतलब परमानेंट 5 जो है यूएन की कंट्रीज प्लस जर्मनी। ठीक है, परमानेंट 5 कौन कौन सी है? यूएस, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस, ये तो परमानेंट 5 है, और जर्मनी। इन 5+1 के साथ ईरान ने मिलके एक ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन स्टार्ट किया था 2015 में। हाई रिप्रेजेंटेटिव है यूरोपियन यूनियन फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड द सिक्योरिटी पॉलिसी में पार्ट ऑफ इट। अब देखो, हाई रिप्रेजेंटेटिव है इसमें यूरोपियन यूनियन के कौन कौन है? यूके है, ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो ज्यादा किसके हैं? यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव है।
इसलिए यूएनएससी जो है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसने इसको एंडोर्स कर दिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2231 के अंदर में। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस डील का कि ईरान की जो एबिलिटी है उसको कट ऑफ करना न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, जबकि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए एनरिचमेंट कितना चाहिए, 90% यूरेनियम चाहिए, ठीक है। और ईरान बना को लिमिट कितना किया गया है, 3.67% किया गया है, जिसके थ्रू वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ही सिर्फ यूज कर सकता है। तो ईरान इसको बढ़ाते बढ़ाते न्यूक्लियर वेपन की तरफ ना ले जाए, इसलिए ईरान की एबिलिटी को कट ऑफ किया है कि वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ ना जाए, और रिवर्स इकोनॉमिक सैंक्शन थ्रू दी वेरियस स्टेप, और जो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे उसको भी क्या किया है, कट ऑफ किया है। अब टाइमलाइन देख लीजिए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की। 2016 में क्या हुआ था, देखो 2016 ने ईरान ने स्टार्ट किया था कंप्लायंस टू द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। 2017 में यूएस ने वापस से इम्पोज कर दिया न्यू नॉन न्यूक्लियर सैंक्शंस ऑन द ईरान के ऊपर। सैंक्शन जो थे वो नए कैटेगरी इंक्लूड करते थे, जैसे कि काउंटर टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स। यूएन की रिपोर्ट्स थी, उन्होंने हाईलाइट किया था आर्म्स एम्बार्गो वायलेशन बाय द ईरान, ठीक है। ईरान क्या कर रहा है, कुछ वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ जा रहा है, ऐसा इन्होंने बोला था। इसकी वजह से यूएस ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे। अब 2018 में क्या हुआ, यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन दो लोगों ने इंस्टेक्स बनाया। इंस्टेक्स मतलब इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, ठीक है, और अ ट्रेड मैकेनिज्म क्रिएटेड टू अलाउ यूरोपियन इसमें क्या किया था, क्योंकि ये जितनी यूरोपियन कंट्रीज थी ना, उनको यूएस के सैंक्शन सही नहीं लग रहे थे, इसलिए इन्होंने एक अपना एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें इन्होंने अलाउ किया कि जितनी भी यूरोपियन एंटिटीज है वो ट्रेड रख सकती है ईरान के साथ, ठीक है। फिर यूएस ने क्या किया, सेकेंडरी सैंक्शन जो लगाए थे, यूएस एंड सेकेंडरी सैंक्शंस एग्जाम्पशंस फॉर द कंट्री बाइंग ईरानियन ऑयल। यूएस ने सारे जो सेकेंडरी सैंक्शंस एग्जाम्पशंस किए थे ना, कि ईरान से आप ऑयल खरीदोगे तो आपको कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया। इसके वजह से ईरान को गुस्सा आ गया और ईरान ने क्या किया, अपना यूरेनियम एनरिचमेंट इंक्रीज करके 4.5% कर दिया। अब 4.5% कर दिया, पर ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ही यूज होता है, ठीक है। जब 20% जाएगा तब वो रिसर्च के लिए जाएगा, और 90% जाएगा तब वो वेपन्स के लिए जाएगा, ठीक है। फिर 2019 में क्या किया, यूएस ने क्या कर दिया, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से विड्रॉल ही कर दिया, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप थे, तो डोनाल्ड ट्रंप तो हर जगह से विड्रॉल कर लेते थे, तो उसने जेसीपीओ में भी इतना बड़ा पंगा खड़ा कर दिया, ईरान के साथ प्रॉब्लम हो गया, और उसके बाद वहां से विड्रॉल कर दिया। अब सैंक्शंस वापस से रीइंपोज कर दिए ईरान पे विद अदर न्यू सैंक्शंस, कुछ और नए सैंक्शंस लगा दिए। फिर एक और चीज की, डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेटेड किलिंग कर दी, ईरान के जो मेजर थे उन्होंने उनको ही मार दिया, ठीक है। फिर ईरानियन कैबिनेट ने डिक्लेयर किया कि नॉन अडेरेंस टू द जेसीपीओ, उन्होंने बोला कि हम जेसीपीओए को मानते ही नहीं है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन करने के बाद भी हमारे साथ गलत किया जा रहा है, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि उनके मेजर को मार दिया, तो इसकी वजह से ईरान भड़क गया और ये सारी ट्रीटी जो है वो फेल हो गई। तो ये सारा नेगोशिएशन भी अब फेल हो गया है, क्योंकि अभी तक तो ईरान कुछ भी अंदर नहीं लेने को है, ठीक है। इतना समझ में आया। नया जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी क्या है। देखो, ये न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी जो है वो न्यूज में क्यों रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी साइन की गई है रशिया के साथ फॉर 5 इयर्स, 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी को। न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, ये एक लास्ट रिमेनिंग आर्म्स रिडक्शन पैक्ट है बिटवीन यूएसए एंड रशिया। जो आर्म्स रिडक्शन पैक्ट साइन किया गया है यूएसए एंड रशिया के बीच में है। ट्रीटी पहले जब इफेक्ट में थी वो 2011 में थी, जो यूएसए और रशिया को लिमिट करती थी कि वो 1550 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉर हेड्स को डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, और रिस्ट्रिक्शन लगाती थी लैंड एंड सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स एंड द बॉम्बर जो उनको डिलीवर किए जाते थे, ठीक है। ट्रीटी के अंदर डिटेल्ड प्रोसीजर है कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे वेरिफिकेशन करना है सेंट्रल लिमिट्स को ऑन स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स के लिए, ठीक है। अब न्यू स्टार्ट ने किसको रिप्लेस किया है, 1991 की स्टार्ट वन ट्रीटी को रिप्लेस किया है। तो देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो पहले जो ट्रीटी थी स्ट्रेटेजिक आर्म सॉल्ट वन ट्रीटी थी, वो एक्सपायर्ड हो गई थी 1977 में। फिर स्टार्ट वन ट्रीटी आई थी 2009 में, एक्सपायर्ड हो गई थी। और फिर आई है एक शॉर्ट ट्रीटी और मॉस्को ट्रीटी, इसको रिप्लेस किया है न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको रिप्लेस किया है, ने रिप्लेस किया है शॉर्ट ट्रीटी को,
क्लियर है इतना? चलिए ये तो हो गया। 2.7 वाला आ गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द चैनल वेपन, OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द चैनल सॉरी केमिकल वेपन्स, नॉट चैनल, केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स। देखो ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि अभी अभी इंडिया के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन। मतलब हमारे के इंडिया के जो कैग है, हमारे इंडिया के कैग कौन है अभी प्रेजेंट में, GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये जो है वो हमारे प्रेजेंट कैग है। कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 148 में आता है। क्लियर है इतना? इनको एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया गया है OPCW में, इस वजह से ये न्यूज में रहा था। अब इसके अलावा और क्या क्या न्यूज में रहा था कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज है OPCW को, उनको सिलेक्टेड कैग, उन्होंने कैग को सिलेक्ट किया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज ऑफ OPCW ने कैग को सिलेक्ट किया एज द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर अ 3-year टर्म। कितने टर्म के लिए किया है, 3 टर्म के लिए किया, और वो टर्म स्टार्ट होगी 2021 से, ठीक है। पास्ट में भी ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पास्ट में भी इंडिया के कैग को इस पोजीशन पे रखा गया था, एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ OPCW। कौन से पीरियड में, 1997 से लेके 2003 तक के पीरियड में। क्लियर है? पहली बार नहीं किया गया है, सेकेंड टाइम किया गया है। इसके पहले 1997 से 2003 के बीच में किया गया था, और अभी कैग मतलब जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को सिलेक्ट अपॉइंट किया है 3-year टर्म के लिए। अब इंडिया के क्या रिलेशन है OPCW के, तो इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है टू द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एंड द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ OPCW। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है OPCW उसका मेंबर है और सिग्नेटरी है केमिकल वेपन कन्वेंशन का, ठीक है। फिर इंडिया ने इनेक्ट किया है केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000, ठीक है, इंडिया ने इसको किया हुआ है। अंडर द एक्ट नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन, नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन को स्टैब्लिश किया गया है। क्यों, किस लिए? इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन, जो कन्वेंशन केमिकल वेपन कन्वेंशन के जो प्रोविजंस हैं उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को स्टैब्लिश किया गया है। ऑडिट ऑफ द अदर ग्लोबल बॉडीज बाय द कैग, अब ये जो हमारे कैग को अपॉइंट किया गया है एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर, वो और क्या क्या चीजें जो है उनको ऑडिट करता है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर। तो अभी करंटली वो क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर हैं 2020 से 2023 तक। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के भी हैं 2020 से 2025 तक। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के भी हैं 2020 से 2022 तक। कैग जो है वो यूनाइटेड नेशन पैनल्स ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर को चेयर करते हैं। कैग जो है वो मेंबर है किसके, गवर्निंग बोर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के, ठीक है। इंटोसाई जो है मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इसके क्या है, गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं कैग, हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब OPCW क्या है, ये केमिकल वेपन कन्वेंशन 1997 का था, इसकी थ्रू स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। OPCW में 3 बॉडी आती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फिर आती है टेक्निकल सेक्रेटरीट, फिर आती है कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज जिसका इंडिया सिग्नेटरी है, इसका सिग्नेटरी है इंडिया और इसका मेंबर है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें 41 OPCW मेंबर्स हैं, जिसको इलेक्टेड कौन करता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज इनको इलेक्ट करती है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, हर 2 साल में ये रोटेट होते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा टेक्निकल सेक्रेटरीट, इसको चार्ज विद द वेरीफाइंग स्टेट कंप्लायंस विद द कन्वेंशन, जो भी कंप्लायंस है कन्वेंशन के उसके अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई किया जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टी ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इस ऑर्गेनाइजेशन की। ओके क्लियर इतना? इट इज ऑथराइज्ड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, इंस्पेक्शन परफॉर्म करती है, जिससे कि जो भी सिग्नेटरी स्टेट्स हैं वो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इसका इंस्पेक्शन किया जाता है, ठीक है। और कमिटमेंट टू द ग्रांट इंस्पेक्टर्स फुल एक्सेस टू द केमिकल वेपन साइट। और इट ऑल्सो परफॉर्म, देखो ये क्या करती है, टेस्टिंग करती है साइट्स की एंड विक्टिम्स की ऑफ सस्पेक्टेड केमिकल वेपन अटैक। इनको लगता है कि हाँ कहीं पे केमिकल वेपन अटैक होने वाला है, तो वहां पे साइट्स की टेस्टिंग करती है और विक्टिम्स की भी टेस्टिंग करती है। OPCW जो है उसकी एक टीम है जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम। क्या नाम है, इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2018 में,
कब किया गया था? 2018 में। और ये क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है परपेट्रेटर्स ऑफ द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स इन द सीरियन अरब रिपब्लिक। कोई भी जो केमिकल वेपन्स को यूज कर सकता है सीरियन अरब रिपब्लिक में, उनको आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, आईआईटी ये जो है इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफिकेशन टीम, इन्होंने सेकंड रिपोर्ट रिलीज की है जिसने कंक्लूड किया है कि जो यूनिट्स हैं सीरियन अरब एयरफोर्स की, वो केमिकल वेपन्स का यूज कर रही हैं सराकिब सीरिया इन 2018 में। ठीक है, लेकिन ये जो ओपीसीडब्ल्यू है वो एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन बॉडी नहीं है, सिर्फ ये वर्क करती है इन रिलेशन विद द यूनाइटेड नेशन। यूएन बॉडी नहीं है ये ओपीसीडब्ल्यू, सिर्फ उसके साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, by the 2001 relationship agreement between the OPCW and the United Nations, OPCW reports on its inspection and other activities to the UN. OPCW क्या करता है? रिपोर्ट करता है, और अपनी रिपोर्ट इंस्पेक्शन की जो भी रिपोर्ट होती है, कोई भी एक्टिविटीज वो करता है तो वो यूएन को बताता है। ठीक है, थ्रू दी ऑफिस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन सेक्रेटरी जनरल के थ्रू ये बताया जा सकता है। अब ओपीसीडब्ल्यू के कन्वेंशन के मैंडेट्स क्या क्या है? पहले तो ये क्या करते हैं? सारे जितने भी एग्जिस्टिंग केमिकल वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं? ये असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं स्टेट पार्टीज को अगेंस्ट द केमिकल थ्रेट। कोई भी स्टेट पार्टीज को अगर लगता है कि हाँ हमको केमिकल थ्रेट है तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, असिस्टेंस दी जाएगी। फिर क्या करते हैं? इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और प्रमोट करते हैं कि केमिस्ट्री का पीसफुल यूज हो सके। ठीक है, तीसरा मैंडेट ये है। चौथा ये क्या करते हैं? जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको मॉनिटर करते हैं जिससे कि नया वेपन इमर्ज होकर ना आ जाए वापस से। इतना क्लियर है? अब देखो केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन ऑन दी प्रोहिबिशन, ये जो कन्वेंशन का करता है वो प्रोहिबिट करने का काम करता है। क्या क्या चीजें प्रोहिबिट करता है? देखो, डेवलपमेंट को प्रोहिबिट करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन को प्रोहिबिट करेगा, स्टॉक पाइलिंग ना हो और यूज ना हो केमिकल वेपन का, इन सारी चीजों को प्रोहिबिट करने का ये काम करता है। और ऑन द डिस्ट्रक्शन 1993 आल्सो नोन एज केमिकल वेपन कन्वेंशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑन द डिसआर्मामेंट इन 1992, और डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। ट्रीटी एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1997, ये जो ट्रीटी फोर्स में आई थी वो 1997 में आई थी। इसका एम एक और है कि ये एलिमिनेट करेगा एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स। इसका काम क्या है? ये एलिमिनेट, एक सेकेंड क्या हो गया, एलिमिनेट करने का काम करेगा एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन। जितने भी वेपन्स हैं मास डिस्ट्रक्शन के, उनको एलिमिनेट करने का काम करेगा। कैसे एलिमिनेट करेगा? उनका डेवलपमेंट को प्रोहिबिट कर देगा, उनका प्रोडक्शन, उनका एक्विजिशन, उनका स्टॉक पाइलिंग, रिटेंशन, ट्रांसफर ऑफ यूज ऑफ केमिकल वेपन्स बाय दी स्टेट पार्टीज, ये सारी चीजें वो बंद कर देगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? एलिमिनेट हो जाएगा। यूनिक फीचर क्या है इस कन्वेंशन का कि ये क्या करता है? चैलेंज इंस्पेक्शन करता है। चैलेंज इंस्पेक्शन मतलब कोई भी स्टेट पार्टी अगर डाउट में है अबाउट अनदर स्टेट पार्टी के बारे में, मतलब एक स्टेट पार्टी को डाउट है कि दूसरी स्टेट पार्टी जो है वो केमिकल वेपन्स बना रही है, तो ये क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, तो अंडर द चैलेंज इंस्पेक्शन प्रोसीजर, state party has committed themselves to the principle of anytime anywhere inspection with no right to refusal। और इसमें क्या होता है? एक पार्टी ने बोला सरप्राइज इंस्पेक्शन करने के लिए, और जितनी भी स्टेट पार्टीज होती हैं उनको चैलेंज इंस्पेक्शन के लिए कमिट करना होता है कि कभी भी एनी टाइम एनीवेयर इंस्पेक्शन हो सकता है, और उनके पास कोई राइट नहीं है रिफ्यूजल का। इस वजह से ये क्या कर सकती है? सरप्राइज इंस्पेक्शन करती है स्टेट पार्टीज का भी। क्लियर है इतना? अब इंटरनेशनल एफर्ट टू द केमिकल डिसआर्मामेंट, देखो इसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल एफर्ट्स किए गए जिससे केमिकल डिसआर्मामेंट किया जा सके। एक तो है स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट 1670, ये पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसके लिए सिर्फ ये याद रखना। और ये किसके बीच में साइन हुआ था? फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में स्टार्ट हुआ था। सेकेंड जो है वो है ब्रुसेल्स कन्वेंशन ऑन द लॉ एंड कस्टम्स ऑफ द वॉर, ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पॉइजन और पॉइजन वेपन्स। ठीक है, बस याद रखना पॉइजन और पॉइजन वेपन्स को प्रोहिबिट करता है, और प्रोहिबिट करता है यूज ऑफ आर्म्स एंड प्रोजेक्टाइल्स और दी मटेरियल। द हेग कन्वेंशन 1899, ये एग्जिस्टेंस में आया था हेग पीस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, और ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एग्री टू एब्सटेन फ्रॉम द यूज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज डिफ्यूजन ऑफ द डिलेटेरियस गैसेस।
द हेग कन्वेंशन हेग पीस कॉन्फ्रेंस से आया था, और ये जो भी प्रोजेक्टाइल और जो भी सोल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें डिफ्यूजन होता है गैसेस का, उसको एब्सटेन करता है। प्रोटोकॉल फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ पॉइजनस और द अदर गैसेस, क्या क्या प्रोटोकॉल होता है? प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ पॉइजनस गैसेस एंड द बैक्टीरियोलॉजी मेथड्स ऑफ द वॉरफेयर, इसको जिनेवा प्रोटोकॉल के नाम से जाता है। ये साइन किया गया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। डज नॉट प्रोहिबिट ये, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है ये प्रोहिबिट नहीं करता डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड द प्रोसेशन ऑफ द केमिकल वेपन। ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ बैन कर देता है यूज ऑफ केमिकल एंड द बायोलॉजिकल वेपन्स इन द वॉर। समझ में आया? जो जिनेवा प्रोटोकॉल है वो प्रोहिबिट नहीं करता है, ठीक है। केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो प्रोहिबिट कर देता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और प्रोसेशन को, लेकिन ये प्रोहिबिट नहीं करता था, सिर्फ बैन करता था कि आप केमिकल वेपन्स को यूज नहीं कर सकते हो, वॉर लाइक कंडीशन बनती है तब। क्लियर है इतना? फिर नेक्स्ट है हमारा अदर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स इन न्यूज। ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स हैं जो न्यूज में रहे हैं? तो देखो, सबसे पहले जो है वो है साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। देखो, यूपीएससी में विजन आईएएस में जो कवर किया होता है ना, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और जीपीएससी में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इवन आप इसकी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज होती है ना, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज में से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको जीपीएससी के एग्जाम में मिल जाएंगे। तो जो बच्चे जीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो बच्चे विजन आईएएस के सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज और विजन आईएएस के करंट अफेयर, आप ये इतना कवर कर लेंगे ना, तो आपका जीपीएससी का मान लो 50% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। 50% क्वेश्चन जो आपको वो मिल जाएंगे वहां से। ओके, उसके अलावा मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है कि कैसे जीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। 12 दिसंबर को उसका एग्जाम है, तो इतने कम टाइम में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट नहीं है, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अदर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स इन न्यूज में है साउथ एशिया, ये देखिए, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, SASEC। ये क्या करता है, रिसेंटली क्या हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इनवाइट किया एशियन डेवलपमेंट बैंक को कि वो साउथ एशियन सब इकोनॉमिक रीजन का सेक्रेटरीट जो है वो इंडिया में बनाए। ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था? 2001 में फॉर्म हुआ था, और इसमें 7 कंट्रीज आती हैं जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, मालदीव्स हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ और म्यांमार हुआ। ठीक है, इट एम्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। कैसे? क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बढ़ाता है, एनर्जी का ऑपरेशन बढ़ाता है, रीजनल प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करता है, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्ड करता है एंड द पीपल ऑफ द सब रीजन। SASEC कंट्रीज जो है वो क्या करती है, कॉमन विजन ऑफ बूस्टिंग इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड कॉपरेशन इन द साउथ एशिया। अब ऐसे SEC कंट्रीज जो है वो क्या करती है, कॉमन विजन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, जिससे वो अपना इंटर रीजनल ट्रेड और कॉपरेशन को इंक्रीज कर सके साउथ एशिया वाले रीजन में। ठीक है, और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी ये लोग ट्रेड कर सकते हैं, और पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड ग्लोबल मार्केट के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। ADP मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो एज अ सेक्रेटरीट वर्क करेगा, किसके लिए? SASEC प्रोग्राम के लिए। क्लियर है इतना? फिर है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ये क्या है, इसको सिड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये रिकॉग्नाइज एज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फेसिंग स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज। मेनली ये जो डिस्टिंक्ट ग्रुप है, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो फेस करती हैं स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट वल्नरेबिलिटीज, उनके लिए ये ग्रुप है। एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, मतलब ऐसे डिस्टिंक्ट ग्रुप जो डेवलपिंग कंट्रीज के वजह से स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंट वल्नरेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, और एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। तो सिड्स को ही रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप, जो डेवलपिंग कंट्री स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट वल्नरेबिलिटीज फेस कर रही हैं, वो उनका ये ग्रुप है। दिस रिकॉग्निशन वाज मेड स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंदर इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। जोग्राफिकल रीजन जो है सिड्स का वो मेनली है
कैरिबियन रीजन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन एंड द साउथ चाइना सी। क्लियर है? इन सारे एरिया के ही जो स्मॉल आइलैंड्स हैं जहाँ पे स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट वल्नरेबिलिटीज है उनको चूज किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इंडियन ओरिजिन की जो प्रीति सिन्हा है उनको अपॉइंट किया गया है एज अ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूएनसीडीएफ। यूएनसीडीएफ मतलब यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो प्रीति सिन्हा का नाम याद रखिएगा, ये एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनी है यूएनसीडीएफ की। ये क्या करते हैं? पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस एंड वर्क करते हैं फॉर द पुअर एंड द वर्ल्ड्स 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये जो है पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस वर्क प्रोवाइड करते हैं पुअर और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किसने किया था? यूएन जनरल असेंबली ने किया था, 1966 में किया था। इसका मैंडेट है कि ये असिस्ट करेगा डेवलपिंग कंट्रीज को इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर इकोनॉमीज बाय सप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी हैं उनकी इकोनॉमीज को सपोर्ट करेगा और उनको जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उनको सप्लाई करेगा। ठीक है, और कैपिटल असिस्टेंस देगा कैसे? ग्रांट्स या लोन्स के फॉर्म में, मतलब उनको अगर जरूरत होगी तो वो कैपिटल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा ग्रांट्स या लोन्स के फॉर्म में। और इस मैंडेट को मॉडिफाई कर दिया है 1973 में कि टू सर्व फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बट नॉट एक्सक्लूसिवली द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। उन्होंने बोला है कि आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंट्रीज को क्या करना है? हेल्प करना है, सर्व करना है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं करना है। मतलब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उन सबको आपको सर्व करना है, ऐसा यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड में बोला गया। अब नेक्स्ट जो न्यूज में रहा वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री के नाम से। सिप्री की रिपोर्ट भी आती है। ठीक है, सिप्री क्या करता है? ये कि इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्मामेंट्स एंड द आर्म्स कंट्रोल एंड द डिसआर्मामेंट करता है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो किसके लिए डेडिकेटेड है? रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, आर्मामेंट्स के लिए, आर्म्स कंट्रोल करने के लिए और डिसआर्मामेंट के लिए। ये स्टैब्लिश कब किया गया था? 1966 में किया गया था। सिप्री क्या करता है? डेटा प्रोवाइड करता है, एनालिसिस करता है, रिकमेंडेशन देता है बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स टू द पॉलिसी मेकर, रिसर्चर्स, मीडिया एंड द इंटरेस्टेड पब्लिक। सिप्री की जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो इम्पोर्ट है आर्म्स का वो डिक्रीज हुआ है 33%। पहले इंडिया ज्यादा इम्पोर्ट करता था, इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो 33% डिक्रीज हो गया है 2011-15 के कंपैरिजन में 2016 से 2020 में। इंडिया टॉप 3 आर्म सप्लायर्स में आता था ड्यूरिंग 2016 से 21 वर रशिया एंड अकाउंटिंग फॉर 49 ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट, फ्रांस 18% और इसराइल जो है वो 13%। इंडिया टॉप 3 आर्म सप्लायर्स में आता है, लेकिन रशिया से उन्होंने 49% इम्पोर्ट किया है, फ्रांस से 18% किया है और इसराइल से 13% किया है। रशिया जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड सप्लायर हुआ, ऑल्दो इंडिया का जो इम्पोर्ट है यूएस के साथ भी अब कम हो गया है। ठीक है, रशिया का बहुत कम हुआ है लेकिन यूएस के साथ भी हमारा जो आर्म्स इम्पोर्ट है वो कम हो गया, मतलब हम आर्म्स सब कम मंगा रहे हैं यूएसए से। 5 लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर्स जो हैं 2016-20 के, देखो 5 सबसे बड़े आर्म एक्सपोर्टर जहां से जो आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज को बेचते हैं, तो ऑब्वियसली कौन आएगा इसमें? यूएसए आएगा, रशिया आएगा, फ्रांस आएगा, जर्मनी आएगा और चाइना आएगा। और टॉप इंपोर्टर्स मतलब जो आर्म्स खरीदते हैं वो कौन है? सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा आर्म्स खरीदता है क्योंकि वहां पे अधिकतर वॉर चलती रहती है, तो वेपन्स वो बहुत ज्यादा खरीदता है। इस वजह से सऊदी अरेबिया और यूएसए के अच्छे टाइज है क्योंकि सबसे अधिकतर जो यूएसए का बिजनेस होता है वो सऊदी अरेबिया के साथ होता है। फिर नेक्स्ट आता है इंडिया। इंडिया भी बहुत आर्म्स इम्पोर्ट करता है। फिर इजिप्ट, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड देन चाइना। ठीक है, चाइना इम्पोर्टर में भी आता है और एक्सपोर्टर में भी आता है। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउदी रिबेल्स ग्रुप। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाई किया है कि जो हाउदी रिबेल्स हैं उनको वो किससे, जो फॉरेन टेररिस्ट की और ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है उससे हटा देगा। ठीक है, मतलब हाउदीज को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखेगा वो। इसके वजह से ये क्या, ऐसा करने से क्या होगा? ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स उनको क्या करेंगे? क्रूशियल एड प्रोवाइड कर सकते हैं
और ऑन टू द वॉरिंग साइड्स इन दी यमन, यमन में जब वॉर होगी तब ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स जो होता है उनके क्रूशल एड्स दे सकते हैं, उनको खाना वगैरह ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउदी रिबल्स जो है वो कैसे इमर्ज होके आए थे, के यमन के नॉर्दर्न पार्ट में ये लोग इमर्ज हुए थे। इनका प्रोविंस था साडा, ठीक है, जो किसको बॉर्डर करता है, सऊदी अरेबिया को। आपको मैप याद होगा, मैप याद है कि नहीं है, कल हम लोगों ने देखा था एक जगह मैप, मैं आपको दिखाती हूँ। यमन ऐसे आता है, देखो यार, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो यमन कैसे आता है, ये ऐसे सऊदी अरेबिया बना हुआ है, यहाँ यमन है, यहाँ ओमान, ये यमन है, ये ओमान है, ये सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे ही कोई एक डिस्ट्रिक्ट है साड्डा, वहां पे क्या है, ये सऊदी रिबल्स जो है वो इमर्ज होके आए थे। दे आर कंसिडर्ड टू बी बैक्ड बाय ईरान। ऐसा माना जाता है कि इनको कौन सपोर्ट करता है, ईरान सपोर्ट करता है। और ये क्या करते हैं, यमीनी गवर्नमेंट जो है, यमीनी गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूअसली फाइट करते रहते हैं। सऊदी अरेबिया और जो अदर सुन्नी अरब स्टेट्स हैं वो अर्लियर बिगेन एन एयर कैंपेन फॉर डिफीटिंग द हाउथीज। अब देखो सऊदी अरेबिया में क्या है, सुन्नी मुस्लिम्स है, ठीक है, सुन्नी अरब स्टेट है। अब आपको पता होगा जितनी भी अरेबियन कंट्रीज है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हुए, क्योंकि वहीं से मुस्लिम स्टार्ट हुआ था। और मुस्लिम रिलीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है शिया मुस्लिम्स और एक है सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है। औरंगजेब का अगर आपको पता होगा तो औरंगजेब कौन सा मुस्लिम था, सुन्नी मुस्लिम था, ठीक है। और सऊदी अरेबिया के लोग भी कैसे हैं, सुन्नी मुस्लिम है। तो जो सऊदी अरेबिया के अलाइज होंगे, सऊदी अरेबिया और कोई भी सुन्नी अरब स्टेट्स जो है वो हाउदीज के साथ क्या करते रहते थे, डिफीट करते रहते थे, वॉर लड़ते रहते थे, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है कि यूएस ने अभी इनको हाउदी फॉरेन टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है, ओके। देखो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों न्यूज में था, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उन्होंने क्लेम किया है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइनीज हैकर ग्रुप्स हैं वो इंडिया की जो पावर सेंटर्स है उनको टारगेट कर रही है, ठीक है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर के इस क्लेम की वजह से जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइनीज हैकर ग्रुप्स हैं वो इंडिया के पावर सेंटर्स को टारगेट करेंगे, ऐसा न्यूज में आया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्लेम किया कि कोई भी डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, कोई भी डेटा लॉस जो है वो डिटेक्ट नहीं हुआ है, ये भी जो अटेम्प्ट किए गए हैं इस ग्रुप से, क्योंकि जो गवर्नमेंट साइबर एजेंसी था उनको पहले ही वार्न किया गया था इन एक्टिविटीज की वजह से। इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो डेटा है वो बच गया। फिर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो था उन्होंने वार्न कर दिया था अबाउट द थ्रेट फ्रॉम अ मैलवेयर कॉल्ड द शैडो पैड। एक मैलवेयर आया था शैडो पैड, उससे जो थ्रेट था उसको किसने पहले ही वार्न कर दिया था, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर ने, ठीक है। Also, a recent report in the New York Times claimed that Red Eco, a hacker group affiliated with the Chinese government, target India's critical power grids through the shadow pad malware। देखो रिसेंट रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने बोला कि रेड इको करके एक हैकर ग्रुप है, कहाँ का, चाइनीज गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। वो क्या कर रहा है, इंडिया के क्रिटिकल पावर ग्रिड को उन्होंने टारगेट किया है, किसके थ्रू, एक मैलवेयर है शैडो पैड उसके थ्रू, ठीक है। ये जो मिलीशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है वो हार्म और एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई भी प्रोग्रामेबल डिवाइस सर्विस और नेटवर्क को, तो इंडिया ये जो मिलीशियस प्रोग्राम है वो इंडिया के जो पावर ग्रिड का पूरा नेटवर्क है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए है, ठीक है। रिलेटेड न्यूज में साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे, साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इन्फॉर्म किया है सीबीपी को कि rolled out for the cyber hygiene promotion to bring together citizens to contribute the fight against the cyber crime। उन्होंने बोला है कि सारे सिटीजन्स को कंट्रीब्यूट करो कि वो साइबर क्राइम के अगेंस्ट फाइट करें, असिस्ट करें स्टेट और यूटीज को, जिससे साइबर क्राइम को कर्व किया जा सके। और ये जो साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम है ये क्या करता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ इंक्रीज है I4C अंडर MHA एक्ट एज अ नोडल पॉइंट एट द नेशनल लेवल इन द फाइट अगेंस्ट द साइबर क्राइम। I4C जो है वो क्या करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये नोडल पॉइंट की तरह काम करता है नेशनल लेवल पे साइबर क्राइम्स के साथ फाइट करने के लिए। ये सारे अकेडमिया को, इंडस्ट्रीज को, पब्लिक एंड गवर्नमेंट को साथ में लेके आता है, जिससे कि प्रिवेंशन कर सके, डिटेक्शन कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके और प्रोसिक्यूशन कर सके किसका, साइबर क्राइम्स का। अबाउट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये डिस्क्राइब करता है फिजिकल एंड द साइबर सिस्टम। क्या डिस्क्राइब करता है, फिजिकल एंड द साइबर सिस्टम्स
and assets that are so vital to a country that their incapacity or the destruction would have a deliberating debilitating impact on the national security and the economic and the social welfare of a state. अब क्या होता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल एंड साइबर सिस्टम है जो असेट्स है, जो क्या करता है, वाइटल होता है कंट्री के लिए, इनकी इनकैपेसिटी डिस्ट्रक्शन वुड, इसकी वजह से डेलिबरेटिंग इम्पैक्ट पड़ सकता है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द स्टेट के ऊपर। अब केमिकल्स, डैम्स, इमरजेंसी सर्विसेज, पावर, एनर्जी एंड बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज, ये क्या करती है, गवर्नमेंट को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इन सबसे, एंड कंसिडर द पार्ट ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। केमिकल्स, डैम्स, इमरजेंसी सर्विसेज, ठीक है, पावर एंड एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज होती है, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं, तो पहला जो थ्रेट होता है वो है नेचुरल थ्रेट, ठीक है, दूसरा हो सकता है ह्यूमन कॉज्ड थ्रेट, तीसरा हो सकता है एक्सीडेंटल और टेक्निकल थ्रेट। अब नेचुरल थ्रेट में क्या आता है, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो गई, तो इनके वजह से जो थ्रेट होता है उसको बोलते हैं नेचुरल थ्रेट। जैसे 2014 के फ्लड्स में कश्मीर में सारे जो स्टेट ओन्ड और प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क थे वो सब अफेक्ट हुए थे। ह्यूमन कॉज में क्या होता है, जैसे टेररिज्म आ गया, कोई राइट हो गया, दंगे हो गए, ठीक है, प्रोडक्ट टेम्परिंग हो गई, बॉम्बिंग हो गई कहीं पे, फाइनेंशियल क्राइम्स हो गए, इकोनॉमिक एक्सपियोनेज मतलब जासूस है, इसके वजह से साइबर अटैक हुए रशिया के ऊपर, जॉर्जिया के ऊपर 2008 में, मेलवेयर जो यूज किए जाते हैं डैमेज करने के लिए, सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, जैसे ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में किया गया, ये सारी चीज। अब एक्सीडेंटल और टेक्निकल मतलब एक्सीडेंटली हो जाए, ऐसा कभी किसी ने चाहा नहीं बट हो जाए, तो उसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आर्टिस्ट मटेरियल फेलियर हो गया, मटेरियल फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई पावर ग्रिड फेलियर हो गया, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज फेलियर हो गया, वाटर मेन्स रप्चर हो गया, या सेफ्टी सिस्टम फेलियर हो गया, तो इन सब की फेलियर्स की वजह से जो थ्रेट होता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो डैमेज हो जाता है। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन इन इंडिया, अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया, 2014 में इंडिया ने स्टैब्लिश किया है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। सीआईआई क्या है, मतलब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर। ये क्या करते हैं, वाइटल कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, इफ इनकैपेसिटेड और डिस्ट्रॉय विल लीव अ debilitating impact on the national security, economy, public health, or the safety across both the public and the private sector. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आता है, इसको ये एक वाइटल कंप्यूटर रिसोर्स है जो क्या करता है, इनकैपेसिटेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है और लीव अ डेबिलिटेटिंग इम्पैक्ट ऑन नेशनल, ये छोड़ो, सीआई ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल सेक्टर्स, ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं, जैसे पावर एंड यूटिलिटीज हो गया, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, स्ट्रेटेजिक एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस हो गया, ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द एनसीआईआईपीसी। अब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सर्ट इन जो टीम है, वो एक नोडल एजेंसी है जो क्या करती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को क्या करती है, रिपोर्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट को कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, फिर एक नई डिवीजन आई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को देखती है, फिर गाइडलाइन इशू की जाती है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को कि उनका की रोल क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर साइबर सुरक्षा केंद्र ये भी लॉन्च किया जाता है मेलिशियस प्रोग्राम को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेशनल रिलेशंस को आप देख लीजिए मैप पे, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो इंटरनेशनल रिलेशंस मैप में हम देखेंगे तो देखो टर्की जो है, वो टर्की में क्या हुआ था, सलाडा लेक जो है वहां पे साइन ऑफ एंशिएंट लाइफ मिले हैं डिस्टेंट प्लैनेट्स के, ठीक है, यहाँ पे कहीं टर्की कहाँ आता है, टर्की यहाँ कहीं आता है, यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ सी में क्या हुआ था, डेनमार्क अप्रूव प्लान टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी, ठीक है, एक आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड बनाया जा रहा है यहाँ पे। साहिल रीजन कहाँ आता है, अफ्रीका में आता है, तो फ्रांस ने वो एक मिलिट्री प्रेजेंस अपनी स्टैब्लिश की है सहेल रीजन में।
फिर वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है। फिर एसटी विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस क्या है, ये कैरिबियन आइलैंड्स में है। इक्वेडोर में क्या हुआ है, एक सेंगी वॉल्केनो है, उसका वापस से इरप्शन हुआ है। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल यहाँ पे कहीं आता है। ये टर्मिनल जो है वो 3 किलोमीटर अवे है चाइना से। चाइना की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी जो है, जिसको पोर्ट सिटी बोला जाता है, यहाँ पे वो कोलंबो सी फ्रंट के ऊपर है, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका में क्या है, एक वाइल्ड फायर स्टार्ट हुआ है एट द टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में वाइल्ड फायर हो गया था। चर्ड जो अफ्रीका में आता है, प्रेसिडेंट इड्रिस डेबे डाइड फॉलोइंग क्लैशेस विद द रिबेल्स। रिबेल्स के साथ क्लैशेस में उनकी प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है। लक्षद्वीप आइलैंड में क्या हुआ, यूएस नेवी ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के अंदर इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें एंटर कर दिया नियर लक्षद्वीप विदाउट इंडिया की परमिशन, ठीक है। फिर है फ्रेंच पोलिनेशिया, यहाँ पर आता है। यहाँ पे क्या किया है, न्यूक्लियर टेस्ट का रिपोर्ट मिला है बाय दी फ्रांस, मतलब फ्रांस ने यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, और जिसके वजह से जो लोग हैं फ्रेंच पोलिनेशिया के वो ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। यमन हैज बीन अ स्टेट ऑफ सिविल वॉर। यहाँ पे यमन कहाँ पर है, देखो ये रहा इंडिया, ये सऊदी अरेबिया, ये यमन है, ये ओमान है। मैंने आपको बताया था ना अभी, ये यमन है। ये सिविल वॉर की स्टेट में सिंस 2014। लाओस, ये यहाँ पे कहीं लाओस आता है। यहाँ पे प्लेन ऑफ जार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वाज इन न्यूज। प्लेन ऑफ जार्स जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाया गया। पर्शियन गल्फ में क्या हो रहा था, ईरान और यूएस के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन एनकाउंटर हुई। ईरान के मेजर की डेथ हो गई है, ठीक है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो है उसको छोड़ दिया है अब ईरान ने, ये सारी चीज हो गई। फिर ऐसे कजिन एक्सरसाइज हुई कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है। ये सारी चीज आप देख लेना। रेड सी में क्या हुआ, इरानियन शिप को अटैक किया गया रेड सी में। चाइना ब्लैक सी में रशिया ने बीफ्ड अप किया है वर्शिप प्रेजेंस इन दी ब्लैक सी। तो ये सारी चीजें हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस से न्यूज में रही हैं। अब देखो स्मार्ट क्विज, अगर आप ये आपने इंटरनेशनल रिलेशन पूरा देख लिया, तो ये यहाँ से जाके आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जितने भी क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको इजी भी रहेगा। मैं एक बार आपको और पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है रिवाइज करा देती हूँ विद इन 5 मिनट, जिससे आपको रिकॉल करने में इजी रहेगा। क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो गया इंटरनेशनल रिलेशन, तो वीडियो काफी लंबा बनेगा, आप 2 बार में देख सकते हैं। मैंने एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। देखो इंटरनेशनल रिलेशन में हमने देखा था इंडिया एंड पर्शियन गल्फ के बीच में कि इंडिया ने क्या किया है, डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है, और इसको होस्ट किसने किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने किया है, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा था कि इंडिया में जो रेमिटेंस आता है वो ये अरब कंट्री से बहुत अच्छा रेमिटेंस आता है। फिर स्विस कैनाल को ब्लॉक कर दिया था एवर गिवन नाम की शिप ने। इसके और ये जो है वो वर्ल्ड का बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड कॉरिडोर है, ठीक है। स्विस कैनाल किसने कहाँ पे बनी है, यहाँ पे बनी है इजिप्ट में। 193 किलोमीटर का वाटरवे है ये, जो किसको कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। फिर आया था कॉम्प्रिहेंसिव एंड द प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसमें यूके ने अनाउंस किया है कि वो सीपीटीपीपी को ज्वाइन करना चाहता है फ्री ट्रेड ब्लॉक के लिए। यहाँ पे क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है 11 कंट्रीज के बीच में। एक्स्ट्राडिशन में क्या होता है, यूके के कोर्ट ने बोला है कि वो नीरव मोदी को एक्स्ट्राडीट कर देंगे इंडिया में। एक्स्ट्राडिशन मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान को डिलीवर करना कि अगर उसने कुछ क्राइम किया है तो उसके लिए डिमांड करना। जैसे इंडिया ने नीरव मोदी को डिमांड किया था कि उसको एक्स्ट्राडिशिया ने डिलीवर कर दिया जाए इंडिया में, उसने जो क्राइम किया है। उन्होंने क्या किया था, बैंक लोन में फ्रॉड केस लगा हुआ है उनका, 13,500 करोड़ का बैंक लोन फ्रॉड किया है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने देखा था ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बारे में कि यूरोपियन यूनियन ने मीडिएट करने की कोशिश की है यूएसए और ईरान के बीच में। यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं कि वो ज्यादा यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है। यूरेनियम एनरिचमेंट हमने देखा था नेचुरल 0.7% होता है, लो एनरिचमेंट 5% होता है, हाई 20% होता है, और वेपन्स के लिए 90% यूरेनियम रिचमेंट चाहिए रहता है, एनरिचमेंट चाहिए रहता है। न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स हमने देखा था कि न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है किसके बीच में, रशिया और यूएसए के बीच में, क्लियर है। फिर ऑर्गेनाइजेशन देखा था केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करने के लिए। तो हमारे जो अभी कैग हैं
जीसी मुर्मू, उनको एक्सटर्नल ऑडिटर के के पोस्ट पे अपॉइंट किया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स। ना क्लियर है। उसके बाद हमने अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में देखा था कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह, यूनाइटेड नेशन कैपिटल फंड, ये थे। हाउडी रिबल्स के बारे में याद रखिएगा, ये यमन का एक ग्रुप है। फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा था कि हमने जो चाइनीज हैकर ग्रुप है उन्होंने किसको टारगेट किया है, इंडिया के पावर सेंटर्स को टारगेट किया है। मेलिशियस शेडो करके कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर था, उससे शेडो पैड, ठीक है, याद रखिएगा शेडो पैड। आज के लिए इतना ही। और इसके पहले के आपको लेक्चर्स देखने हैं, आपको पीटी 365 पॉलिटी वाला पूरा मिल जाएगा। उसके अलावा अपडेटेड पार्ट 1 का ये लेक्चर 2 है, अपडेटेड पार्ट 2 भी अपलोड हो गया है, और एक्सटेंडेड पार्ट का पॉलिटी वाला हमारा जितना करंट अफेयर था वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपडेटेड पार्ट का फरवरी 2021 से लेकर मई 2021 तक का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। आप मेरे चैनल पर सीधा जा सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल, ठीक है। वहां से आप मुझे क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में सर्च करना, प्लेलिस्ट में आपको विजन आईएसटी 365 की लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। और आपको तमिलनाडु हिस्ट्री की क्लास 11th और 12th की अगर हिस्ट्री